नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्वर में। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी का दिन है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे कहते समय एक शब्द मन में आया जो थी रिपब्लिक की, आखिर वो है क्या। तो जो है उत्सुकता जागी। चलिए अब इसी उत्सुकता को एक चर्चा का रूप दे देते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला 15 अगस्त 1947, जिसे हर देशवासी बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। दूसरा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। पर 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच एक दिन और आता है जो कि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वह दिन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, जिसे कि हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी यात्रा 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक की। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ स्लाइड्स भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो यदि जो समझा नहीं पा रहा हूं, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उन स्लाइड्स को रोक करके भी देख करके आप पढ़ सकते हैं, उसमें और अधिक जानकारी मिलेगी। और यदि किसी विषय के प्रति आपके मन में उत्सुकता जागे कि इस विषय को और अच्छी तरह से जानना है, तो बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध तो है ही, तो वह आप जान सकते हैं उनका इस्तेमाल करके। चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें पहले से कुछ लैंडमार्क्स पता हो। तो इस यात्रा के भी 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वह 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। उनमें से पहला शब्द है कॉलोनी यानी कि डिपेंडेंसी, जिसे उपनिवेश भी कहते हैं। दूसरा शब्द है प्रोटेक्टोरेट यानी कि संरक्षित राज्य। तीसरा शब्द है डोमिनियन, और चौथा शब्द जो कि सबसे प्यारा है वो है सॉवरेन स्टेट यानी कि संप्रभु राज्य। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में। बात करते हैं कॉलोनी यानी कि डिपेंडेंसी, उपनिवेश। हुआ क्या था? 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले तक हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, हम उनके कंट्रोल में थे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पार्ट सारा का सारा अंग्रेजों के कंट्रोल में था। इसीलिए उस समय हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं प्रोटेक्टोरेट। वास्तविकता यह है कि हम कभी प्रोटेक्टोरेट रहे नहीं, ये हमारी खुशनसीबी थी। तो प्रोटेक्टोरेट क्या होता है? यानी कि संरक्षित राज्य। इसमें एक देश दूसरे देश को अपना संरक्षण प्रदान करता है। इसमें वह मूलतः उसके एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस को अपने पास रखता है। बाकी उस देश में जिसको संरक्षण दिया गया है उसके अपने कानून ही चलते हैं। संरक्षित देश के ऊपर संरक्षण देने वाले देश की सुजेरिनिटी होती है। सुजेरिनिटी मतलब आधिपत्य।
इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो उसके रूप में हम ले सकते हैं सन 1975 के पहले भारत और सिक्किम के बीच में रहने वाला रिश्ता। अब तो सिक्किम भारत का एक अहम हिस्सा है। एक शब्द आया डोमिनियन। इस प्रक्रिया में संरक्षित देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, परंतु डोमिनियन के अंतर्गत उस देश को संरक्षण देने वाले देश के अधीन ही माना जाता है। इसमें नाम के लिए ही पर राष्ट्र अध्यक्ष संरक्षण देने वाले देश का ही होता है, बाकी पूरी तरह से संरक्षित देश स्वतंत्र कहलाता है। इस स्टेटस को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। अगला शब्द है सोवरेन स्टेट, यानी कि संप्रभु राज्य। इसमें देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है। आगे की कहानी भी जानते हैं। चलिए, यात्रा में आगे चलने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण डेट्स और दिन याद कर लेते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण डेट जो है वो 15/8/1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 है। इस दिन हमारे देश में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था। फिर एक डेट है नवंबर 1946। इस दिन संविधान सभा बनी और दिसंबर 1946 से संविधान के निर्माण का काम शुरू हो गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और महत्वपूर्ण भूमिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और साथ में श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। और भी बहुत सारे सदस्य थे जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। लगभग 3 साल के बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। चलिए जानते हैं अब इन विषयों के बारे में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट पर किंग के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। इस एक्ट में लिखा हुआ था कि इस एक्ट की लागू होने की तिथि यानी कि अपॉइंटेड डे 15 अगस्त 1947 होगी। इसलिए ही हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह लिखा हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लागू होने का मतलब था कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इसके बाद भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन नहीं रहेगा। ब्रिटिशर्स यहां से लौट जाएंगे और ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। वायसराय इंग्लैंड के किंग का प्रतिनिधि, जो कि भारत का गवर्नर जनरल होता था, इस पद यानी कि भारत से वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से, क्योंकि ब्रिटिश शासन खत्म हो गया है। गवर्नर जनरल, कुछ समय तक गवर्नर जनरल का यह पद बना रहेगा, लेकिन इस समय भारत की कैबिनेट की सलाह पर ही ब्रिटिश किंग इस पद पर नियुक्ति करेगा। यह पद जारी रखने का विशेष कारण था
कानून व्यवस्था बनी रहे और नई सरकार अपना कार्य आराम से शुरू कर सके। इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात और लिखी हुई थी और वह यह थी कि भारत का इलाका 2 डोमिनियंस में बटेगा। एक होगा भारत यानी कि इंडिया और दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। समझने वाली बात यहां पर यह है कि जिस दिन हम आजाद हुए थे, एक्चुअली उस दिन हम डिपेंडेंसी से डोमिनियन हुए थे। हम इंग्लैंड के कभी भी प्रोटेक्टोरेट नहीं रहे। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत इंग्लैंड की डिपेंडेंसी से डोमिनियन हो गया था। अब तक यह बात हम समझ चुके हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में यह लिखा हुआ था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन पाता है, तब तक भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार शासन चलता रहेगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान के 395 आर्टिकल में से लगभग 200 आर्टिकल वैसे के वैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कितना महत्वपूर्ण था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, इस एक्ट में यह भी लिखा हुआ था कि भारतीय संविधान सभा किसी भी तरह के कानून बना सकती है। इसमें संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभुता प्रदान की गई थी कि वह एक्ट 1935 को भी समाप्त कर सकती है, एक्ट 1947 को भी पूरी तरह से खारिज करने की शक्ति उसे प्रदान की गई थी। लेकिन इस एक्ट 1947 के अनुसार हमारे देश का हेड जॉर्ज ही रहेंगे, चाहे नाम मात्र के लिए। यह केवल तब तक के लिए था जब तक हम डोमिनियन थे। लगभग 3 साल में हमने अपना संविधान बना लिया। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा थी जो कि हर आर्टिकल, हर क्लॉज पर बहस करती थी। फिर आमतौर पर सहमति बनाकर काम चलता था। संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण मेंबर थे उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे। एच.सी. मुखर्जी जी वाइस प्रेसिडेंट थे और सर बी.एन. राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में थे। यह मुख्य सलाहकार थे। इसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिनके साथ में थे एन. गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टी. कृष्णमाचारी। और यदि हम प्रमुख सदस्यों की बात करें या कि प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो उनमें थे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी. राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के. एम. मुंशी, हंसा मेहता, टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा में महिलाएं भी थी जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। वे थी
सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दक्षयानी वेलायुधन, यह इस सभा में पहली दलित महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर। इस तरह से संविधान सभा में यह कोशिश की गई थी कि धर्म, क्षेत्र और समुदाय का प्रतिनिधित्व मिल सके, जिससे हर विषय पर बहस होकर सही निर्णय लिए जा सके। इसमें हमने एक नाम और बताया था, जो नाम था हमारे सलाहकार का सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जी ने भारत देश को संविधान बनाने के लिए, भारत देश का संविधान बनाने के लिए विश्व के अन्य कई देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और जो भारत देश के संविधान को मजबूत बनाने के लिए अन्य देशों के संविधान में उपयुक्त लगा, उन्हें भारतीय संविधान में जगह दी गई। बी.एन. राव जी को अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में अच्छी समझ थी। वह कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, साथ में वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी सदस्य रहे। ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। चलिए आगे अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। संविधान सभा के मेंबर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है और इनमें संविधान बनाने के लिए दो नाम बहुत आगे आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दूसरे हैं सर बी.एन. राव। ये दोनों ही व्यक्ति बहुत योग्य और विद्वान थे और इन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था और उसको पढ़ने के बाद जो उपयुक्त लगा उसे हमारे देश भारत के संविधान में जगह दी गई। इससे आप जान सकते हैं कि इनकी कितनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग थी और लीगल अंडरस्टैंडिंग भी कितनी अच्छी थी। जब इनने मेहनत करके यह संविधान बनाया तो उससे रिजल्ट निकल करके यह आया कि हमारा संविधान विश्व के संविधानों में एक अच्छे संविधान के रूप में बना। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना सबसे ऊपर आई और उसे पास किया गया, जिसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 के दिन आज हम इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल 394 में लिखा हुआ था कि इस संविधान को लागू होने का दिन 26 जनवरी 1950 होगा, पर कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए, जिसमें सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 9 तक का हिस्सा तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। इलेक्शन से जुड़े प्रावधान आर्टिकल 324 भी तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे, जिससे इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा वह सारे प्रावधान दिए हुए थे। 365 के बाद के कुछ टेम्परेरी आर्टिकल्स भी थे जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए और जो बाकी संविधान था उसके लिए कहा गया कि वह 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। पर यहां पर एक प्रश्न यह उठता है, जब हमारा संविधान
26 नवंबर 1939 को बन गया था, तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाने का एक ऐतिहासिक महत्व है। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। इस समय पर सुभाष चंद्र बोस जी भी इनके साथ ही थे और ये लोग साथ में मिलकर ही कार्य किया करते थे। दोनों समाजवादी बेल्ट के थे। इस समय तक कांग्रेस के कई नेता इंडिया के डोमिनियन स्टेट होने से ही खुश थे, जबकि सुभाष जी और नेहरू जी इसके समर्थन में नहीं थे और वह भारत को सॉवरेन स्टेट यानी कि संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। तो 31/12/1929 की रात जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्ष के तौर पर एक भाषण दिया। उसमें कहा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट सेल्फ रूल। तिरंगा झंडा फहराया गया और कहा गया कि 26 जनवरी 1930 तक हम अंग्रेजों से अपनी पूर्ण आजादी ले लेंगे। तब से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन को ही अपना स्वाधीनता दिवस मान लिया। सन 1947 तक कांग्रेस ने स्वाधीनता सेनानियों ने 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। यही कारण था कि 26 जनवरी के दिन को सम्मान देने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जिससे 26 जनवरी के दिन को सम्मान प्राप्त हो सके और इस ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मानेंगे। संविधान के आखिरी आर्टिकल 395 में लिखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यह दोनों एक्ट खत्म हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 से भारत के हेड ऑफ स्टेट भारत के राष्ट्रपति हो गए और भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ ही संप्रभुता भारत के लोगों के हाथों में आ गई। शुरू के 2 साल अंतरिम राष्ट्रपति थे और अगले 10 साल निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि यात्रा में आनंद और बढ़ जाएगा। और वह हैं हेड ऑफ स्टेट्स 1947 टू 1950। (14 अगस्त 1947 तक
भारत में एक पद होता था वाइसराय, जो कि आजादी प्राप्त होते ही खत्म हो गया था। तो उस समय जो पद होता था वाइसराय, वह वाइसराय थे हमारे आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और उस समय के अनुसार जो वाइसराय होते थे वही भारत के गवर्नर जनरल भी होते थे। फिर जैसे कि हमने गवर्नर जनरल बताया, तो जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो वाइसराय पद तो समाप्त हो गया, लेकिन पद रह गया गवर्नर जनरल का। अब इस समय यह गवर्नर जनरल का पद भारत की कैबिनेट की सलाह के द्वारा ही रखा गया। तो इसमें भारत की कैबिनेट ने किंग जॉर्ज को क्या सलाह दी कि उन्हें अभी कुछ समय के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ही चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। इसके बाद 21 जून 1948 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक राजगोपालाचार्य जी भारत सरकार की सलाह से गवर्नर जनरल के पद पर किंग जॉर्ज के द्वारा नियुक्त किए गए। यह पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के पद पर बैठे। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति पद को संभाला। तो यह थी हेड ऑफ स्टेट्स की बात। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और राजतंत्र से गणतंत्र होने का मतलब समझते हैं। रिपब्लिक यानी कि फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। इसमें रिपब्लिक जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द रेस पब्लिका से बना है। इसका मतलब है रिलेटेड विद पब्लिक, यानी जो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वह जनता की प्रॉपर्टी है। यानी कि जो राज्य है वह किसी राजा की संपत्ति नहीं है, जैसा कि राजतंत्र में होता था। तो वह किसी राजा की संपत्ति नहीं है, राज्य जनता का है। इसलिए कहते हैं जहां राजतंत्र खत्म होता है वहीं से गणतंत्र शुरू होता है। इसके भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हम रिपब्लिक हैं या नहीं है, या वह स्टेट रिपब्लिक है या नहीं है। तो उसके अंतर्गत जो सबसे पहले आता है वो आता है हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक के अंदर हेड ऑफ स्टेट का इलेक्टेड होना जरूरी है। इसमें विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए, नो प्रिविलेज क्लासेस। यही गणतंत्रीय व्यवस्था का आधार है। जितने भी राज्य के पद हैं वह प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होने चाहिए, यानी कि वहां पर कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। वहां पर देश का हर नागरिक कंपटीशन देकर उन पदों को प्राप्त कर सकता है। पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल। एक है
पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता जनता के हाथ में होनी चाहिए। अब जानेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो मोनार्की भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरी होती है मिक्स्ड मोनार्की। जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है वहां पर राजा की, जहां पर जो राजा होते हैं वंशानुगत आते हैं और वह शासन करते हैं, कानून बनाते हैं और न्याय भी वही करते हैं, यानी कि सब कुछ राजा के हाथ में ही होता है। और उसी का एक दूसरा रूप होता है मिक्स्ड मोनार्की। ये मिक्स्ड मोनार्की क्या होती है? जब यहां मिक्स्ड मोनार्की आती है तो देखा जाता है कि धीरे धीरे वह क्षेत्र मोनार्की से हट करके डेमोक्रेसी की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कुछ शक्तियां जनता के द्वारा निर्वाचित विधायिका के पास चली जाती हैं, जिससे राजा की शक्ति का विभाजन हो जाता है। फिर आती है डेमोक्रेसी। जैसा बताया आपको कि जो मिक्स्ड मोनार्की है वहीं से डेमोक्रेसी भी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद मिक्स्ड मोनार्की के बाद जो डेमोक्रेसी है वह अगला रूप ले लेती है कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की का और मोनार्कियल डेमोक्रेसी, यानी कि राजतंत्रीय लोकतंत्र। इसके अंदर जो राजतंत्र है वह संविधान के अंतर्गत आ जाता है, जैसा कि इंग्लैंड में है। डेमोक्रेसी की यात्रा को हम अगर आगे बढ़ाएं तो इसके बाद डेमोक्रेसी का वह रूप देखने को मिलता है जिसमें हम इस समय हैं, उसे कहते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। यहां पर पूर्ण जनता का शासन होता है, संविधान के द्वारा कार्य होता है, हेड ऑफ स्टेट भी जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है। अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम यह भी जान लेते हैं कि हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं। एक तो गणतंत्र का रूप यह है जिससे कि हम गणतंत्र घोषित हुए हैं, यानी कि प्रक्रिया औपचारिक स्तर। उसके अंदर हमारे पास फॉर्मल सेंस के अंदर तो हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, नो प्रिजर्व क्लासेस, पब्लिक ऑफिसेज, ये सब कुछ हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो यदि हम वास्तविक रूप में देखें तो क्या समझते हैं? सब्सटेंटिव सेंस में पॉलिटिक्स देखें, जुडिशरी देखें, सोसाइटी देखें। औपचारिक रूप से तो हम पूरी तरह से रिपब्लिक, इसमें तो कोई दो राय रही ही नहीं है। परंतु जब हम वास्तविक स्तर की बात करते हैं तो कई प्रश्न के घेरों में आ जाते हैं। इसके उत्तर मेरे पास भी नहीं है, और यदि हैं भी तो मैं उन्हें इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं खुद उन पर विचार विमर्श कर रहा हूं। तो यहां से आप भी इस यात्रा में पूरी तरह से शामिल हो जाइए और कुछ विचार विमर्श कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की उत्सुकता अपने अंदर जागृत कीजिए। वैसे आप इन प्रश्नों को खारिज भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र और राज्य के स्तर पर अधिकांश सीएम या पीएम क्या अपनी योग्यताओं से आए हैं?
या फिर उसमें एक बड़ी भूमिका उनके वंश की? आप समझ पा रहे हैं मेरा प्रश्न? क्या उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके वंश की भी रही है? हम यहां पर यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसी वंश विशेष से संबंध रखने के कारण उनका कोई हक नहीं है। उनका भी पूरा हक है, बल्कि उनके पास तो पहले से ट्रेनिंग भी है। इसलिए यदि कोई पॉलिटिकल फैमिली से है और पॉलिटिक्स में आता है तो बुरा नहीं है, बशर्ते उस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स को सीखा हो, जिया हो, उसकी पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स के लायक हो। इसका निवारण हम में ही छुपा है, क्योंकि अभी तक हम प्रजा ही बने हुए हैं। हम भारत के लोग वह लोग नहीं बन पाए हैं जो सरकार का निर्माण करती है। अभी तक हम भारत के लोग अपने को संप्रभुता के धारक नहीं समझ पाए हैं। जुडिशरी इस सिस्टम पर भी आरोप लगते आए हैं कि लगभग 200 से 250 घराने ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, क्योंकि जज ही जज को चुनते हैं, जो कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत आता है। What is collegium system? The Indian judicial collegium system where existing judges appoint judges to the nation's constitutional courts. जुडिशरी के अंदर महिलाओं का अनुपात 2 से 4% से ऊपर नहीं बढ़ पाया है। इसका कारण भी ज्ञात नहीं है, जबकि देश में लगभग 46% के आसपास महिलाएं हैं। शायद अभी भी पितृतंत्र ही चल रहा है। महिलाओं को मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देश को यदि विश्व स्तर पर आगे बढ़ाना है तो उसमें महिलाओं का योगदान आवश्यक है। सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, यदि इस व्यवस्था के अनुसार प्रोफेशन जन्म से तय होता है, यदि इस पर कार्य करते चलेंगे तो हम रिपब्लिकन होने का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम जन्म से को अपनी जिंदगी में जोड़ लेंगे तो फिर रिपब्लिक होने की औपचारिक प्रक्रिया है, उसमें सेंध लग जाएगी। हम व्यक्ति क्या काम करें, यह जन्म से तय ना होकर के एप्टीट्यूड से तय होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, कर्मठता और मेहनत के बल पर वहां तक जाने की आजादी हो जहां तक जाने का उसका सपना है, क्षमता है, हिम्मत है। यदि है तो ही हम असली गणतंत्र को अपना रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो हम नियम के तौर पर रिपब्लिक हो गए हैं, परंतु मूल्यों के तौर पर रिपब्लिक होने की प्रक्रिया अभी लंबित है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी भी जा सकती है। तो क्या समझता हूं मैं, उसको मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं, और बाकी जो आप समझते हैं यदि हो सके तो एक अच्छे रिपब्लिकन बनने के गुण अपने अंदर और अपने आने वाले जनरेशन्स के अंदर जरूर लाएं, क्योंकि
हमारा देश तभी एक रिपब्लिक देश बना रहेगा, तभी हम आपस में एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे पाएंगे, जब हम असली रूप में, वास्तविक रूप में गणतंत्र हो जाएंगे। तो कहते हैं बेटर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। जिस स्थिति में हम अभी हैं, तो अभी भी हम बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज से आगे हैं, क्योंकि कितने ही देश अभी ऐसे हैं जो डोमिनियंस में ही रह रहे हैं, वह रिपब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, और पहुंचे भी हैं तो जहां हम चल रहे हैं वहां तक नहीं है। लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है माइल्स टू गो। अभी हमें बहुत चलना है, बहुत हिम्मत रखनी है, अपने देश के अंदर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सम्मान दिलाना है, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। तो ध्यान रखेंगे, अभी यात्रा जारी है। किस चीज की? रिपब्लिकन मनुष्य बनने की। तो यह यात्रा जारी ही रखिए और बेहतर से बेहतर कार्य करते रहें। एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन में अपने देश के शहीदों को भी याद रखना चाहूंगा। मैं उनको हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में, आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। वह हमेशा अमर रहेंगे, हमारे लिए सदा वह पूजनीय भी रहेंगे। मेरा हृदय से उन सभी शहीदों को नमन। जय हिंद।